नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब का स्वागत है। दोस्तों, लेखपाल के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट रहेगा। यदि आपने सेशन को टच किया है तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। निश्चित ही आपको बेनिफिट भी होगा और एक ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। सिलेबस पैटर्न पर आधारित ही आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलने वाला है, पूरा कंप्लीट। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये हुई थी आपकी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और ये पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था वर्ष 1928 में। बी विकल्प राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रणाली में किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी? वेरी इजी क्वेश्चन है, अकबर ने इसको जो है प्रारंभ किया था। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 4 है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था बिहार में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ की वे सभी भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। कह रहा है कि किस आंदोलन में ऐसा कहा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, कार्यवाही संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 भाग होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, लेखपाल के एग्जाम में आपको टाइम अवधि 120 मिनट की मिलने वाली है 100 क्वेश्चन के लिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसको एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत की संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत कितने राज्यों में विशेष प्रावधान है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो भाग 21 के तहत कितने राज्यों में विशेष प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 राज्यों में। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, अनुच्छेद, इसके अनुच्छेद संबंधित प्रश्न भी बन सकता है। तो ये अनुच्छेद है दोस्तों आपके भाग 21 के तहत अनुच्छेद 371 से 371 झ तक, ये आप याद कर लीजिए। इन अनुच्छेदों के तहत 12 राज्यों को विशेष प्रावधान है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवशाली क्रांति या फिर रूसी क्रांति? ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, रूसी क्रांति से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? किसको त्यागपत्र देंगे? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, कोयला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी। ये आपका नवीकरणीय संसाधन है। आप जानते हो कि लकड़ी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधे से। नवीनीकरण ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, उनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है? पहली जो सर्वाधिक लवणीय झील होती है वो होती है दोस्तों वान झील, जो कि टर्की में है। ये तो आपकी फर्स्ट नंबर की है। सेकंड नंबर पर आती है आपकी जो झील, वो मर्त सागर आता है। यानी कि यहाँ पर बी विकल्प राइट आंसर है, क्योंकि यही प्रश्न में आपसे पूछा भी गया है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है?
तो हमारा लक्ष्य जो 9 का होना चाहिए, इससे आपको याद रखना चाहिए। ऐसे ही मैंने याद किया हुआ है। लक्षद्वीप और मिनिकोय को पृथक करता है 9 डिग्री चैनल। बी विकल्प राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आ जाता है 14 आपका। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो चारों विकल्प देखिए। न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है दमन एवं दीव में। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है जो कि अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण नीति के मुख्य प्रभाव क्या हैं? इस नीति से घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सकता है तथा इस माध्यम से आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जाता है। ये पॉइंट आपका सही है। इसने नियमित आयात और निर्यात के साथ अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन किया है। ये पॉइंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसने देश में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा तथा देश के कर्ज के बोझ को कम करने में सहायता की है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण नीति के ये तीनों ही परफेक्ट प्रभाव हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2030। प्रश्न नंबर आपका 18 है, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? मांग वक्र, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी विकल्प, जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है। ये इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर आपका 19 है, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? देखिए हर प्रैक्टिस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्लास में बने रहिएगा दोस्तों, अच्छे प्रश्न भी आएंगे। वैसे तो सभी अच्छे हैं क्योंकि अगर ये प्रश्न दोबारा आ जाते हैं एग्जाम में तो आपके लिए बेनिफिट देंगे आपको। तो बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालीन फसल किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसी को अल्पकालिक फसल माना जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, जिस बाजार संरचना में डैश डैश रिक्त स्थान फिल करना विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। तो जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहा जाता है। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ग्राम्य समाज एवं विकास। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वृद्धि करना है? गेहूं, धान, दाल। तो ये हमारे जीवन में सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो ये सभी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 22 है, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, भारत की संसद, कृषि लागत और मूल्य आयोग, नीति आयोग। तो जिन विद्यार्थियों ने पहला विकल्प चुना है उनका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको सी वाला ऑप्शन नहीं चुनना है क्योंकि कुछ विद्यार्थी सी वाले ऑप्शन को ही लगा देते हैं, ये गलत रहेगा, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर आपका 23 है, PMAYG ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण आवास योजनाओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर आपका 24 है, उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो इसको आरंभ जो हुआ था ये योजना आपका 2021 आएगा। 2021 में इस योजना को प्रारंभ हुआ था। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, एमएल सिंघवी समिति। ये सभी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय जो सुझाव दिया पंचायती राज का वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। परंतु यहाँ पर पूछा गया पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी? एमएल सिंघवी समिति ने की थी। डी विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा। एमएल सिंघवी समिति कब आई थी? 1986 में। ये पॉइंट भी आपके लिए बेस्ट रहेगा एग्जाम के लिए। यदि आप इन सभी समितियों के सन याद रखते हैं तो ये अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, 1986 यहाँ पर सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है,
जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना है, यानी कि करंट अफेयर का ये पोर्शन है जिसमें आपसे 5% एग्जाम को देखने में मिलने वाले हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे बिहार के कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो 10वीं बार वे बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 13वां संस्करण था इसका, ये का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता दोस्तों भारत ने। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। सभी लेटेस्ट हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण SIR आप सुन रहे होंगे, चर्चा में है। जहाँ पर भी इलेक्शन होता है वहीं पर पहले SIR करा रही है सरकार। तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है, चुनाव के पहले मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने का एक विशेष अभियान है ये। अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों पूरी क्लास अटेंड करने से ही क्वेश्चन हमें सभी सीखने को मिल जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन किस टाइम आपके लिए बेनिफिट बना दिया एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बुकर पुरस्कार 2025 किस खेल को उनके नोबल फ्लैश के लिए प्रदान किया गया है? तो बुकर प्राइज 2025 किसको प्रदान किया गया है? डेविड सजाले को। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। और इनकी जो कीर्ति है वो दोस्तों फ्लैश, याद कर लीजिएगा इसको भी। प्रश्न नंबर आपका 30 है, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर रहेगा सम्राट राणा। सम्राट राणा का संबंध किससे है ये आपको याद रखना है, एयर पिस्टल से है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारतीय हवाई क्षेत्र में विश्वसनीय तथा सुरक्षित उपग्रह आधारित दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए किस उपग्रह को विकसित किया गया है? इम्पोर्टेंट है ये भी, करंट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और विज्ञान प्रौद्योगिकी के तहत भी इम्पोर्टेंट ही है। गगन को, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको भी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, अग्नि तृतीय प्रक्षेप अस्त्र का सफल परीक्षण कब किया गया था? परीक्षण होते रहते हैं, तो अग्नि तृतीय का इसने पूछा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2007 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवी पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों का कारण है? तो सबसे पहले तो पोलियो ही इसने दे दिया, इससे हम पकड़ लेंगे इसको। ये जो गंभीर बीमारी है ये होती हैं वायरस के कारण। डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 34 है, ब्रह्मोस मिसाइल किस तकनीकी पर आधारित है? आजकल ब्रह्मोस के बहुत चर्चे हो रहे हैं, कभी रूस से कोई और मिसाइल मांगता है, कभी भारत से मिसाइल मांगी जाती है। तो ये मिसाइल जो है किस तरह की तकनीक पर आधारित है ये पूछा है। क्या हाइपरसोनिक है या फिर सुपरसोनिक है? तो अच्छा पॉइंट है दोस्तों, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है? चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, खगोल गणना। तो खगोल गणना में ही इसका प्रयोग नहीं होता है, जबकि चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा के लिए नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है किया जाता है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जो कि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान कब अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा वर्ष 2016 में। नेक्स्ट पर आते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन है ये भी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? ये कब लागू हुआ था ये पूछा जा रहा है, 23 दिसंबर 2005 को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक जीव कहलाता है, कहलाते हैं? यहाँ पर विषाणु दिया गया है, कवक दिया गया है, जीवाणु दिया गया है। सही उत्तर चुनिए। अपघटक, डिकम्पोजर। तो राइट आंसर रहेगा बी और सी। अपघटक में हमारे कवक आते हैं और जीवाणु आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? सर्वाधिक पूछा गया है यहाँ पर, तो इन चारों में हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ए विकल्प राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 40 है, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? आप भली भांति जानते हैं कि अत्यधिक यदि चारण करेंगे तो इससे मृदा अपरदन हो जाएगा। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 41 है, डचीगम या दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भी आप न्यूज़ के माध्यम से सुनते ही होंगे, डचीगम दाचीगाम चर्चा में रहता है कभी कभी। तो ये जम्मू कश्मीर में है। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय स्थित है?
राष्ट्रीय पार्क? गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 43 है, मर्तोपजीवी अपना पोषण प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? मर्तोपजीवी, तो यहाँ पर देखिए मर्त लगा हुआ है, तो मर्त एवं सड़े गले पदार्थों से ही ये पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से कुछ मैचिंग करके क्वेश्चन लगाने भी होते हैं। वैसे तो सिंपल है क्वेश्चन ये, कभी कभी 1-2% लगाना हो तो ऐसे आप एडजस्ट करके लगा सकते हो। वन्य हाथियों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट हाथी योजना कब प्रारंभ की गई थी? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है वर्ष 1992 ईस्वी में। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किन कारणों से पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुँचती है? बांध निर्माण से, सड़क निर्माण से, खनन कार्य से, उपयुक्त सभी। तो डी ही राइट आंसर रहेगा। इन सभी से ही दोस्तों पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुँचती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये 10 नंबर का आपका DI आएगा, इसको दोस्तों अलग से करा देंगे। फिलहाल हम जो है इसके जो भी अन्य टाइप है उन सभी को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से सामान्य हिंदी के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है? तो घाट घाट का पानी पीना बड़ों की कहावत आप सभी जानते हैं, बहुत अनुभवी होना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 56 का पहला विकल्प। गरल का विलोम शब्द है, गरल का क्या अर्थ होता है? तो गरल का अर्थ होता है दोस्तों विष। अब विष का पर्यायवाची, विष का विलोम शब्द आपको सेलेक्ट करना है, तो राइट हो जाएगा सुधा। सुधा का जो अर्थ होता है वो होता है अमृत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किस समूह में सभी शब्द वसंत के पर्यायवाची हैं? वसंत के पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, देखिए ध्यान से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमास, ऋतुपति, मदन। मदन को ध्यान से देख लीजिए, ये वसंत का ही पर्यायवाची शब्द है, जबकि अन्य जो है मिक्स पर्यायवाची हैं किसी न किसी के। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सभा, शस्त्र, पालन, नृत्य। अच्छा, अच्छी का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छी शोभा, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, जबकि अच्छी स्तर नहीं होता है, अच्छा स्तर होता है, अच्छा पालन होता है, अच्छा नृत्य होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग का चयन कीजिए। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो किस भाग में आपको त्रुटि नज़र आ रही है? सी भाग में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक लिखा हुआ है। हमारा देश कैसा देश है? लोकतंत्र, लोकतंत्र ये लिखा होना चाहिए था यहाँ पर, तो इसलिए सी राइट आंसर था। चकवा का तत्सम शब्द है, पहचान सकते हैं? चक्रवाक, बी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 62 है, दिग्भ्रम का संधि विच्छेद है? व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दिग प्लस भ्रम। तो यहाँ पर क में हलंत लगा होना चाहिए, तभी सही रहेगा। ठीक है, क जो है बाद में ग में कन्वर्ट हो जाता है, ये बी वाला यहाँ पर गलत है। प्रश्न नंबर आपका 63 है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, परंतु अच्छा ही नोट कर लीजिएगा। राइट रहेगा ऑप्शन बी, साष्टांग, ये आपका शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 64 है, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते हैं? किस में उत्तर पद आपको देखने को मिलता है? तो तत्पुरुष में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। दवंद समाज में तो योजक चिन्ह होता है, बहुब्रीहि समाज देवी देवताओं से संबंधित होता है, अवयवी समाज मैंने कल आपको बताया था। प्रत्येक वीडियो का दोस्तों देखना है आपको ध्यान से। और ये तीसरा सेट है, इससे पहले मैंने 2 सेट करा दिए, उनको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो। के लिए एक शब्द क्या आएगा? तो न लगा हुआ है, अनासक्त हो जाएगा। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इस बार कंप्यूटर ऐड किया गया है और इससे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूले का परिणाम क्या होगा? यहाँ पर आपको दिया गया है सेलिंग, CELLING 7/5, तो ये आपको याद कर लेना है। सी विकल्प राइट रहेगा 10। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ल्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फिलिप बोर्ड के कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सो हाइड। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है।
कुछ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कुछ को नोट भी कर सकते हैं। 102 दिन बाद रिवीजन करेंगे तो सभी प्रश्न आपके याद हो जाएंगे। ये बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। जो प्रश्न आते हैं हमसे वो तो आ ही रहे हैं, जो नहीं आते उनको नोट कर लेना है। पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर चारों विकल्प देख लीजिए आप पहले। राइट आंसर होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सी विकल्प राइट है। एमएस वर्ड टैबलेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक टैबलेट की पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, इसको मर्ज नहीं किया जा सकता है। ये होता तो सही होता, वरना इसकी वजह से असत्य हो चुका है। अन्य कॉलम आप पढ़ सकते हो। एक रो या कॉलम के एक अंतर हर दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर एक कॉलम के दो या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, इसको याद कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। एक रो के दो या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, ये भी आपका सत्य है। पहला विकल्प गलत था। एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मूला बार। टॉप पर जो फार्मूला बार आपको दिखाई देता है, यदि आपने कंप्यूटर का बेसिक कोर्स किया होगा तो थोड़ा जानते ही होंगे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती। क्या आंसर आएगा? तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य विकल्प है। राइट आंसर डी विकल्प है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, डेटा तथा निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए कौन सी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा इनपुट का प्रयोग किया जाता है। डेटा निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने के लिए इनपुट ही तो का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आउटपुट से तो हमको प्रिंट मिल जाता है। प्रश्न नंबर 73 है, कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम देख सकते हैं एवं स्पर्श कर सकते हैं के नाम जाने जाते हैं। तो जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसी को कहा जाता है हार्डवेयर। ए विकल्प राइट आंसर है। कुछ प्रश्न सरल भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी डिफिकल्टी रख दिए जाएंगे एग्जाम में। प्रश्न नंबर आपका 74 है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प आउटलाइन। नेक्स्ट प्रश्न, एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी या की का उपयोग किया जा सकता है? 75 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सीट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किसका प्रयोग किया गया था? जब पहली पीढ़ी आई थी तो उस समय वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट है, निर्वात नलिकाओं का उपयोग किया गया था पहली पीढ़ी में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? पिछली क्लास में यू का पूर्ण रूप पूछा गया था, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। बी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आईओटी का आविष्कार किसने किया था? केविन एस्टन ने। सी विकल्प राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन उदाहरण व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अनन्य उपयोग करने वाला प्रावधान है? यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रतिबंधित एवं संचालित किया जा सकता है। तो 79 का आंसर होगा निजी क्लाउड। थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों। HTTP एक प्रकार का क्या है? तो वेरी इजी, आप सभी जानते हो कि प्रोटोकॉल है। बी विकल्प सही था। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के 20 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए लगाते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का या की प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना था? पिछली क्लास में भी आया था क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका सन पूछ लिया गया है। तो हमने बताया था 24 जनवरी 1950 में बना था उत्तर प्रदेश। हमारा स्थापना दिवस जो 24 जनवरी ही है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? शाह आलम सेकंड ने। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो इसके लिए आपको याद रखना ललितपुर। चलन का नाम है ललित, स्टडी 105। ललितपुर से याद रखना है तांबा।
उत्तर प्रदेश में आंवला प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो आंवला के लिए दोस्तों जाना जाता है प्रतापगढ़, बी विकल्प राइट है। कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो 16 महाजनपद थे दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में आपके 8 महाजनपद थे अकेले उत्तर प्रदेश में। तो अंग नहीं है। अंग कहाँ पर है? ये बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार। अन्य सभी उत्तर प्रदेश में ही हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन है था? उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे पर्सनल एग्जाम में बन जाते हैं। 87 का आंसर रहेगा विशंबर दयाल, याद कर लीजिएगा इसको। दोस्तों जरा भी लगे कि सेशन काम का है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, इससे मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है, एक दिन छोड़कर दोस्तों वीडियो लेकर आता हूँ, एक दिन छोड़कर। ठीक है, उस बीच में आप थोड़ी भी अपनी पढ़ते रहिएगा, कहीं से भी पढ़िएगा और पढ़िए ज़रूर। प्रैक्टिस आप यहाँ पर करते रहिएगा। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, तो मिर्ज़ापुर कजरी लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ए विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय ग्लास खुर्जा में, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? कुंभ मेला, तो 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला लगता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2017 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? करंट का क्वेश्चन था, यहाँ पर ऐड कर दिया है इसने। तो किससे संबंधित है सौरभ चौधरी? निशानेबाजी से, सी राइट आंसर है। 82.5 डिग्री ई, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? कानपुर, आजमगढ़, हमीरपुर, प्रयागराज, नैनी। तो प्रयागराज नैनी ही इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया बेतवा नदी पर, परीक्षा बांध। 93 का सी राइट था। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है ये, तो ये बना है आपका रिहंद बांध पर। 94 का डी राइट है। उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। तो ये प्राप्त होता है दोस्तों शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से, याद रखना है। रामगंगा, तो रामगंगा सोने की माया। चलिए, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो बुक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर जिले में, ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें वर्ष 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वर्धत सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था? कहाँ पर इसको स्थापित किया गया था? फ्रांस के सहयोग से। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। मिर्ज़ापुर याद रखना है आपको, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इफ्को यूरिया कारखाना, तो ये आपका है आंवला में, बी विकल्प सही है। मिलान संबंधी प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। तो देखिए दोस्तों, मिलान कर लेते हैं। पीतल का सामान के लिए मुरादाबाद, यानी कि यहाँ पर ए का 3 आ जाएगा। ए का 3 देखिए कहाँ कहाँ पर है, कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है, बी विकल्प राइट है। माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी होती है जिला सहारनपुर में। वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है, एक बार फिर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, ये पूरा कंप्लीट सेट था, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य हुआ होगा और होगा भी और होना भी चाहिए दोस्तों। हम चाहते हैं कि आपका अच्छा एग्जाम निकले, तो प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थी चैनल से जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित मल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, ए विकल्प राइट आंसर है। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्लास में 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।